प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रेजोनेंस कंडीशन के बारे में। जब एलसीआर सर्किट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोगों ने देखा ना कि जो करंट है वो मैक्सिमम होगा अगर वहाँ पर सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाए। ठीक है, कि हम चाहते हैं कि इम्पीडेंस वहाँ पर कैसा हो जाए, प्योर रेजिस्टिव हो जाए। तो उस टाइम के ऊपर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, हम एलसीआर सर्किट फिर से बना लें एक बारी, हमारी जो चीज़ें हैं और क्लैरिफाई हो जाए। ये हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और ये हमारा कैपेसिटेंस, और इन सबको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स के साथ। ठीक है, ये हमारा आर, ये हमारा एल और ये हमारा सी। ठीक है बच्चों, और यहाँ से करंट दौड़ रहा है हमारा आई, ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ पे इम्पीडेंस निकाला तो इम्पीडेंस जो हमारा आया था वो आर स्क्वेयर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी उस पूरे का होल स्क्वेयर और इस सब का स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग करंट निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, करंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास आ गया ई नॉट बाय जेड, और जेड को लिख सकते हैं आर स्क्वेयर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी इस पूरे का होल स्क्वेयर। अब देखो, करंट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये वाला फैक्टर हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट कब हो सकता है, जब एक्सएल माइनस एक्सी शुड बी इक्वल्स टू जीरो और एक्सएल इक्वल्स टू हमारा एक्सी, यानी कि ये हमारा रेजिस्टिव सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस था और ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, दोनों इक्वल हो जाए। उस टाइम के ऊपर हम कह रहे थे कि भाई हमारा करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर आई नोट मैक्सिमम आ जाएगा ई नॉट बाय आर, यानी कि करंट यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। दिस इज द मैक्सिमम करंट। प्यारे बच्चों, ये क्या मिला हमें, मैक्सिमम करंट हम लोगों को यहाँ पर मिला। और ये मैक्सिमम करंट हम लोगों को जहाँ पर मिला है वहाँ पर हमने देखा कि हमारा इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तभी जाकर हम लोगों को ये करंट मैक्सिमम मिला है। ठीक है ना, बात आप लोगों के समझ में आई? अब प्यारे बच्चों यहां पर देखो कि भाई करंट हम लोगों को मैक्सिमम मिल गया और ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, यानी कि इन दोनों को उठा ले भाई, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, और ये क्या हो जाएगा वन अपॉन में ओमेगा सी, यानी कि ओमेगा स्क्वायर हमारे पास वन बाय एल सी के इक्वल आ गया, या ओमेगा इज इक्वल टू वन बाय रूट एल सी के इक्वल हम लोगों को मिलता है। अगर यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ लिखते हैं तो ये वन बाई रूट एल सी हम लोगों को मिल गया, या फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों को मिली वो मिली वन अपॉन में 2 पाई रूट एल सी, यानी कि ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें करंट क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है ना, एट दिस फ्रीक्वेंसी हम कह रहे हैं कि जो हमारा इम्पीडेंस है वो मिनिमम है और करंट मैक्सिमम है। इम्पीडेंस आर की इक्वल हो गया और आई नॉट हमारा ई नॉट बाय
आर के इक्वल हो गया। बात आप लोगों की समझ में आई? ठीक है। जब इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं, जब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा नजर आता है। कहते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने 0 रखा, ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये यहाँ पर प्यारे बच्चों करंट। तो कहते हैं कि जब हमने फ्रीक्वेंसी 0 रखते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, ये 0 हो जाता है, सर्किट में कोई ना कोई ये बना रहेगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 0 को अप्रोच कर रही है उस टाइम पे एक्सएल भी 0, लेकिन एक्सी हमारा इनफाइनाइट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो एक्सएल हमारा इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा और एक्सी हमें 0 को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं 0 से इनफाइनाइट के बीच में, तो ये 0 से इनफाइनाइट जा रहा है, ये इनफाइनाइट से 0 जा रहा है, तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी कि वहां पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक्सी और एक्सएल। ठीक है। तो यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि वो इक्वल हो गए ओमेगा आर। ओमेगा आर का मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, या तो हम बोलते हैं इसको एफ आर। ठीक है, जो हमने अभी अभी निकाला, इसको एफ आर हम लोग बोल सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये ओमेगा आर, बात एक ही है। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोगों ने इसको बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, एक फ्रीक्वेंसी हमें ऐसा मिला जिसके ऊपर हमें करंट मैक्सिमम मिल रहा था। ठीक है ना? ये करंट हमें कैसा मिल रहा था? मैक्सिमम। ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट हमें मिला वो आई नॉट बाय आर, ई नॉट बाय आर हम लोगों को यहाँ पर ये करंट मिला। ठीक है बच्चों। अब ये जो करंट है, ठीक है ना, इसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट किसका है? रेजिस्टेंस का है। यानी कि अगर मैं यहाँ देखूं, प्योरली रजिस्टिव। ठीक है। यानी कि अगर मैं करंट की वैल्यू देखूं तो ई नॉट बाई आर आ रही है, यानी कि अब यहाँ पर अगर आर ज़्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि अगर अब मैं आर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो करंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि ये जो मुझे इक्वेशन मिला, ये ग्राफ मिला, वो लो वैल्यू ऑफ आर के ऊपर मिला। ये मैं मान लेता हूँ मॉडरेट वैल्यू ऑफ आर के ऊपर मिलता है। अगर फिर हम लोग और देखते हैं ग्राफ, ये ग्राफ हमें हाई वैल्यू के ऊपर मिलता है, हाई वैल्यू ऑफ आर। बात आपके समझ में आई? तो जैसे जैसे यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, करंट की वैल्यू वैसे वैसे कम होते हुए चली जाएगी। लेकिन ये कंडीशन कैसी है? रेजोनेंस की है। रेजोनेंस का मतलब यहाँ पर हमें हर बारी ग्राफ के अंदर करंट जो मिल रहा है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम मिल रहा है। यहाँ पे भी मैक्सिमम है, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, यहाँ पे भी मैक्सिमम है। ठीक है। लेकिन इसके आसपास हम लोग देखेंगे ना कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा अगर किसी पॉइंट पे करंट देख रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में हमेशा क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आई? तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो जो रेजोनेंस की कंडीशन हम लोगों को मिल गया है ना, तो यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इस रेजोनेंस कंडीशन की। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंट सर्किट लिख लो।
ठीक है, कंडीशन और एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन हम लोगों को मिलेगा कि भाई कि रेजोनेंस कंडीशन कब आती है, शुरुआत से यूज लेके चलते हैं। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कब आएगा, जब हमें पता चलेगा हमारा इंडक्टिव और कैपेसिटिव इम्पीडेंस दोनों क्या हो जाए, सॉरी रिएक्टेंस इक्वल हो जाए, ठीक है। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, या हम कहें ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा आर में हम मेंशन करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ये कंडीशन हमें मिल गया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाता है 1/2π√LC। ये कंडीशन है हमारा रेजोनेंस का। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें क्या मिल रही थी, करंट मैक्सिमम मिल रही थी, यानी कि करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस, बच्चों इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम इम्पीडेंस विल बी मिनिमम, ठीक है। यानी कि Z हमारा प्योरली क्या हो जाएगा, रजिस्टिव होगा, प्योरली रजिस्टिव, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई। करंट सर्किट में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, यानी कि हमें जो मिलेगा वो I0 मिलेगा और वो E0/R मिलेगा। यानी कि I0 की बात कर रहा हूं मैं, हम क्या लिखते हैं, E/Z लिखते हैं, और E/Z की जगह पे R आ गया, ठीक है ना। फंडा समझ में आया। करंट मैक्सिमम है तो पावर का डिसिपेशन भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि पावर अब जो डिसिपेट होगी वो रजिस्टर के अक्रॉस होगी। बात समझ में आई। जो पावर है will dissipated in the circuit will be maximum, ठीक है ना, क्योंकि करंट मैक्सिमम तो पावर भी जो डिसिपेट होगी वो भी मैक्सिमम होगी। तो I0 स्क्वायर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर यहाँ पर डिसिपेट होते हुए मिलेगी। फंडा समझ में आया। एक चीज और है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि भाई जब सर्किट के अंदर रेजोनेंस आया तो वहाँ पर जो सर्किट था वो प्योरली एज ए रजिस्टिव बन गया था। अगर प्योरली रजिस्टिव बन गया तो फेजर डायग्राम में हम लोग जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस के केस में क्या रहते हैं, सेम फेज के अंदर रहते हैं, हाँ कि ना। यानी कि एट रेजोनेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, यानी कि दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। इसके साथ हमें यह भी पता चलता है कि जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर को हम लोग लिखते हैं cos फाई, हमने ऐसा पढ़ा है। और cos फाई हमने निकाला था R/Z, cos फाई R, Z की वैल्यू भी बच्चों कितनी होगी, R हो गई, कट गया। तो यहाँ पर हमें जो cos फाई मिला है बच्चों वो 1 मिला है। cos फाई 1 होने का मतलब कि वोल्टेज एंड करंट इन फेज, यानी कि दोनों के दोनों एक ही फेज के अंदर है, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आया। ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है भाई कि
अगर हम लोग रजिस्टिव सर्किट लेते हैं यानी कि प्योरली आरएलसी सर्किट लेते हैं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हम लोगों को मान लें वी एल मिलता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी सी मिलता है। तो ये वी एल और वी सी वोल्टेज हमारे सोर्स वोल्टेज से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। द वोल्टेज across the inductor and capacitor is always greater than the सोर्स वोल्टेज। यानी कि सोर्स वोल्टेज से हमारा यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस हमें इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। और आप लोगों ने जब आरएलसी सर्किट का फेजर डायग्राम बनाया था तो हमने देखा था, तो इधर वीएल था, इधर वीसी था, तो इधर हमारे पास वीआर और इसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी था, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने बोला कि सिर्फ सर्किट हमारा कैसा है, प्योर रजिस्टिव है, यानी कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। वी एल इज इक्वल टू वी सी, ठीक है। बट उनके बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री का हम लोगों को मिल गया, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। और देखो एक चीज आप लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड नहीं करती हमारे आर की वैल्यू के ऊपर, यानी कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी इंडिपेंडेंट है वैल्यू ऑफ आर। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर की कुछ भी वैल्यू रखो वहां पे रेजोनेंस आएगा, लेकिन अगर आर ज़्यादा है तो वो ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट होगा, अगर आर की वैल्यू कम है तो वो पीक हमें नज़र आएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक ही है, यहाँ पर और ज़्यादा नहीं है। यानी कि अगर एक सर्किट हम लोगों ने डिज़ाइन करा सिर्फ ये एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें रेजोनेंस देगा, मैक्सिमम करंट देगा, बाकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसको एज ए एक्सेप्टर सर्किट की तरह भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, एज ए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सेप्टर सर्किट, ठीक है ना। एक्सेप्टर सर्किट का मतलब कि एक्सेप्ट ओनली वन फ्रीक्वेंसी, एक्सेप्ट ओनली वन फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये जो कुछ खास बातें थी ये हमारी रेजोनेंस कंडीशन के अंदर आती थी, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों के समझ में आई, आगे बढ़े, ठीक है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन करने से हमारा जो फाउंडेशन है थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल करने का मतलब है कि भाई हमारा जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है वो थोड़ा और बढ़िया हो जाए। वैसे भी हम लोग आपकी क्लास प्लान कर रहे हैं बच्चों ऑनलाइन, अब रेगुलर क्लास, ठीक है। यूट्यूब शायद कुछ कुछ दिन हम लोग खेलें, तो बेटर है कि आप लोग अब क्लास में प्रेजेंट रहें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को नज़र आ रहा है और कह रहा है कि हमारे पास एक एलसीआर सर्किट है, ठीक है, जिसमें एक रेजिस्टेंस है 60 ओम का, एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस 4.0 हेनरी है, और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 100 माइक्रो फेरेड हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट वो पूछ रहा है, कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एच डिराइव द सर्किट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस के ऊपर लेके जाने का मतलब कि हमारा जो XL और XC दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि जो ओमेगा आर है वो 1/√LC के इक्वल होता है। अब
एल की वैल्यू यहाँ पे 4 है, सी की वैल्यू 100 माइक्रो फैरेड है, यानी कि 4 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6। जब इसको सॉल्व करते हैं ओमेगा आर, तो प्यारे बच्चों ये हमें मिलता है, देखो 400 गुणा में 10⁻⁻6 ओमेगा आर। जब सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻3 आ जाएगा ओमेगा आर। तो ये 1000 ऊपर ले गए और 20 नीचे, 0 से 0 काट दिया, ये चला गया 50 के ऊपर, यानी कि ओमेगा आर हमारे पास आ गया 50 रेडियन पर सेकेंड। पूछ रहा है करंट क्या होगा सर्किट के अंदर। भाई करंट निकाल सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर, ई नॉट बाय आर होता है, ई नॉट यानी कि 240, ठीक है, बाय आर कितना बच्चों 60। तो ये लगभग हमें 4 एम्पियर मिल गया। वैसे ये आरएमएस करंट होता है बच्चों, यानी कि ई आरएमएस है, ठीक है। अगर हमें ई नॉट चाहिए तो ये ई आर एम एस इंटू में √2 होता है, तो √2 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इंटू में √2। आई नॉट जो हमें मिलेगा वो ई नॉट बाय आर मिलेगा। ये कैसा हो जाएगा, ई आर एम एस इंटू में √2 अपॉन में आर हो गया। ई आर एम एस कितना बच्चों 240 इंटू में √2 अपॉन में आर कितना है 60। तो ये कट के 4 आ गया, यानी कि आई नॉट हमें मिल गया 4√2, ठीक है, एम्पियर। RMS potential drop across the inductor of at the resonance। रेजोनेंस कंडीशन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, भाई जितना वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करा वो सारा वोल्टेज इसके क्रॉस हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 240 वोल्ट, इसी के अक्रॉस हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। बुक्स के अंदर आप लोगों ने ध्यान में देना है कि बुक्स के अंदर जो करंट या वोल्टेज हम लोगों को दे रखा है, करंट आई नॉट, भाई वो ई नॉट बाय आर, और ई नॉट की वैल्यू 240 रख के काम कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 4 एम्पियर आता है, ठीक है। वो 4 एम्पियर इसलिए मान के चल रहा है कि ये उसका पीक वोल्टेज बता रहा है, ठीक है, ये कितना है उसका पीक वोल्टेज, ठीक है। अगर एसी हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग मैक्सिमम निकाल सकते हैं। हम लोगों ने आरएमएस और पीक वैल्यू के अंदर रिलेशन निकाला था, तो आप लोगों ने उसके थ्रू जाना है। लेकिन बुक के अंदर ये वाला जो करंट है 240 वोल्ट, ये इसको ऐसे पीक वोल्टेज मान के चल रहा है, तो पीक वोल्टेज में हमारा जो करंट आ जाएगा वो 4 एम्पियर आ जाएगा। अगर हम लोग इसको आरएमएस मान के चलते हैं, ई आरएमएस मान के चलते हैं, तो अगर हम लोग पीक निकालना चाहते हैं तो ई आरएमएस आप लोगों ने पढ़ा था ई नॉट बाई √2 था, तो ई नॉट यहाँ पर ई आरएमएस इंटू में √2 हो जाएगा, ठीक है। फंडा क्लियर है, समझ में आया, आप कीजिएगा, कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एलसीआर सर्किट अगेन, जिसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें 800 हर्ट्ज दे रखी है, एफ आर दे रखी है बच्चों 800 हर्ट्ज, ठीक है। हाफ पावर पॉइंट आर ऑब्टेन्ड एट द फ्रीक्वेंसी। एक और चीज़ है बच्चों जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, दैट इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग बात करना चाहते हैं, क्वालिटी फैक्टर। एक टॉपिक और है, इसमें इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन हम लोगों ने लिख दिया था, टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा। जो ग्राफ हम लोगों को मिला था ना, ठीक है, उस ग्राफ का पीक कितना शार्प होगा ये कौन बताएगा, क्वालिटी फैक्टर बताएगा, यानी कि क्यू फैक्टर हम लोगों को बताएगा, ठीक है बच्चों। क्यू फैक्टर मतलब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है।
ये इसका मतलब होता है। क्यू का मतलब क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, देखो हमने ग्राफ बनाया था, इधर हम लोगों ने ओमेगा रखा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इधर प्यारे बच्चों हमारा था करंट, और ये ग्राफ हमें ओमेगा के ऊपर यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसकी जो शार्पनेस है अगर ज़्यादा होगी तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये शार्पनेस कैसे हो कि बिल्कुल नैरो होते हुए आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, अगर ये फ्लैट हमें मिलेगा तो क्वालिटी ख़राब होगी, अगर बिल्कुल शार्प बिल्कुल नैरो हमें मिलता है तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो क्वालिटी फैक्टर निकालने का जो रेशियो था वो क्या है कि ओमेगा आर अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब ओमेगा आर तो हमें समझ में आता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, अदर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये डिफरेंस हमने लिया है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या है, डिफरेंस है ऑफ टू फ्रीक्वेंसी at on the both side of the resonant peak such that current reduces to 1 by root 2 times that of maximum value। एक बार हम लोगों ने लिख लिया, फिर इसको जस्टिफिकेशन हम लोग देते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों एक फ्रीक्वेंसी हमें इधर मिलेगी और एक फ्रीक्वेंसी हम लोगों को इधर मिलेगी, यानी कि यहाँ पे करंट हम लोगों को आई नॉट मिल रहा था, यहाँ पे करंट कितना कहता है आई नॉट बाई रूट टू। तो आई नॉट बाई रूट टू जो करंट मिलेगा वो हमें दो फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलेगा, एक तो इस फ्रीक्वेंसी में मिलेगा और एक ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाकर मिलेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कब आएगा, जब हमारा करंट 1 बाय रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, या हम कहें कि 1 बाय रूट 2 टाइम्स का मतलब होता है कि जो पावर है इन द सर्किट बिकम्स हाफ, यानी कि क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को हाफ पावर पॉइंट मिलता है। तो हाफ पावर पॉइंट का मतलब कि ये वो पॉइंट है जहां पे पावर क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, पावर यहाँ पे क्या हो जाती है बच्चों, हाफ हो जाती है। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्योंकि पावर जो होती है वो IRMS सॉरी आई स्केयर आर होगी। अब पावर क्या है आई नॉट बाई रूट टू का स्केयर अपॉन में आर, यानी कि पावर यहाँ पे हम देख रहे हैं आई नॉट स्केयर बाय 2 हो गया। पीक के ऊपर पीक पावर आई नॉट स्केयर अपॉन में आर था, तो उसका हाफ हो गया कि नहीं हो गया, तो इनको भी हाफ पावर पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो क्यू हमें जो मिलेगा वो ओमेगा आर अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हम लोगों को मिलता है। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों की समझ में आई। ठीक है, और आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये जो डिफरेंस है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। काफ़ी बारी बैंडविड्थ निकालने के लिए बोला जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ क्या आएगा, और क्वालिटी फैक्टर हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर हम लोग किस तरह से
निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग रिलेशन डिराइव करते हैं, रिलेशन डिराइव करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि भाई जहाँ पर करंट 1/√2 टाइम्स हो गया, यानी कि यहाँ पर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ई नोट क्या था, ई नोट बाय आर था, यहाँ पे कितना हो जाएगा ई नोट बाय √2 आर, तभी तो ये आई नोट बाय √2 आएगा, यानी कि यहाँ पर इम्पीडेंस कितना हो गया √2 आर हो गया। बात समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें क्या मिल रहा था, 1/√LC मिल रहा था। ठीक है, अगर ω1 और ω2 फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस होगा वो कितना हो जाएगा √2 आर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बच्चों √2 आर। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, कितना है बच्चों √2 आर। ठीक है, अदर देन, या सीधा लिख लो एट ω1 एंड ω2। यानी कि अब हम लोग देख रहे थे XL माइनस XC R² प्लस में XL माइनस XC इज इक्वल टू √2 आर उस पूरे का होल स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा रिलेशन R प्लस में XL माइनस XC उस पूरे का होल स्क्वायर, तो रूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2R², उसमें से R चला गया तो ये R² बन गया। बात आप लोगों की समझ में आई। इसको लिख सकते हैं हम लोग ω_L माइनस 1/ω_C उस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R²। अब इसकी दो पॉसिबल वैल्यू बन सकती है, एक ω1 और एक ω2। तो मैं देखो ω1L माइनस 1/ω1C इज इक्वल टू -R, ये बहुत ध्यान से चूज करना है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, और ω2L माइनस 1/ω2C इज इक्वल टू +R, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम में दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, लेटर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड करने पर हम लोग देख रहे हैं ω1 और ω2 दोनों ऐड करेंगे, L कॉमन आ गया, माइनस यहाँ से कॉमन है तो 1/C यहाँ से कॉमन आ गया, 1/ω1 प्लस में 1/ω2, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये इधर क्या आ गया 0, ω1 प्लस में ω2L माइनस 1/C, एलसीएम ले लें, 1 प्लस में ω2 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद ऊपर भाई, नीचे ω1 ω2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर भी ω1 ω2 प्लस में है, और यहाँ पे भी ω1 और ω2 का एडिशन है, कॉमन आ गया, ω1 प्लस में ω2 कॉमन, यहाँ पे आ गया L माइनस 1/C इंटू में 1/ω1 ω2 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, यानी कि L इज इक्वल टू L माइनस 1/C इंटू में 1/ω1 ω2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से ω1 ω2 का जो वैल्यू आएगा वो 1 में LC आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फंडा समझ में आया। अब क्या करते हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी उनको अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, तो ω2 माइनस ω1L मैं लिख रहा हूँ,
माइनस प्लस करते हैं, यहाँ पे 1/c कॉमन आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1/ω2 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का ω2 है बच्चों, प्लस का ω1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा है और तो यहाँ पे आ जाएगा 2r, क्योंकि बच्चों ध्यान में देना है, आप लोगों ने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा है तो माइनस साइन यहाँ पर आने थे, ठीक है, तो ω2 माइनस ω1l, ठीक है, यहाँ पर ω2 सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा, ω2c तो माइनस का और ω1c प्लस का, ये प्लस का r और ये भी प्लस का r, तो यहाँ पे आ गया 2r, ठीक है, तो ω2 माइनस ω1l प्लस 1/c, एलशियम लेते हैं यहाँ पर ω1 ω2, तो यहाँ माइनस का ω1 आ जाएगा, यहाँ ω2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2r, ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ। अब ω2 माइनस ω1 पूरे सर्किट के अंदर कॉमन, यहाँ पे L प्लस में 1/c इंटू में 1/ω1 ω2 इज इक्वल टू 2r, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। अब ω2 माइनस ω1 कहीं जा तो नहीं सकता, यहाँ पे L प्लस में 1/c, अब ω1 ω2 1/ω1 ω2 को हम लोगों ने क्या लिखना है 1/LC, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा L इंटू में C इज इक्वल टू 2R, ω2 माइनस ω1, देखो C से C कट गया, यहाँ पे L प्लस L कितना बच गया 2L इज इक्वल टू 2R, प्यारे बच्चों 2 से 2 कट गया, ω2 माइनस ω1 हमें मिल गया R/L, तो Q अगर यहाँ पर हम लोग निकालना चाहते हैं तो देखो ωR अपॉन में ω2 माइनस ω1, Q ωR हमें पता है कितना आएगा 1/√LC, और ω2 माइनस ω1 हमें R/L मिला है, तो Q की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद 1/R√L/C, यहाँ पर हमें फिर पता चल रहा है कि R ज़्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर कम होगा, अगर R कम है तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों, ये बात आप लोगों को जस्टिफाई कर रही है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, आप लोग देखेंगे कि इस वाली इक्वेशन को हम लोग उठा के फिर से नीचे की तरफ ले आते हैं, Q ωR अपॉन में ω2 माइनस ω1 ωR, और ω2 माइनस ω1 क्या लिख सकते हैं R/L, यानी कि देखो ये हो गया इम्पीडेंस, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस इंडक्टर के अक्रॉस, यानी कि इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में रेजिस्टेंस, हाँ कि ना। आप ध्यान से फिर देखो Q अगर यहाँ पर करंट से मल्टीप्लाई कर दे, IRMS करंट से मल्टीप्लाई कर दे इंटू में देखो ωR इंटू में L सॉरी, हाँ नीचे भी IRMS करंट से मल्टीप्लाई कर दे इंटू में R, तो Q जो हमें मिलेगा, देखो ये क्या है वोल्टेज ड्रॉप, अक्रॉस L, और रेजोनेंट कंडीशन के अंदर जितना वोल्टेज ड्रॉप L के अक्रॉस होता है उतना ही हमारा C के अक्रॉस होता है, तो और C भी लिख सकते हैं, और C, ठीक है ना, और C डिवाइडेड बाय
IRMS इंटू में R, ये हमारा क्या हो गया था, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, क्वालिटी फैक्टर बन गया। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी के अंदर क्वेश्चन इसी के ऊपर आया हुआ था। ठीक है, फंडा समझ में आया। तो हम लोगों ने देखा कि क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला हमें जो मिला, क्यू फैक्टर, वो मिला हमें ओमेगा आर अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और इसको 1/r रूट L/c, और हम लोगों ने लिखा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L और C डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों के। ठीक है, इसके अलावा एक रिलेशन और होता है, वो होता है 2 पाई मैक्सिमम पावर, लिख रहे हैं एक बार इसको बेटा, मैक्सिमम पावर अक्रॉस L और C। ठीक है, और पावर डिसिपेटेड पर पीरियड, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है ना, आप लोगों ने मैक्सिमम पावर अक्रॉस L और C, या पावर अपॉन में पावर डिसिपेटेड पर पीरियड, ये पीरियड है या साइकिल। ठीक है बच्चों, अब देखो मैक्सिमम पावर हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस लेके चलते हैं। मैक्सिमम पावर अक्रॉस इंडक्टर, ये मैक्सिमम एनर्जी, सॉरी एनर्जी आएगा बच्चों यहाँ। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर कितना हो सकता है, 1/2 हाफ L/I0 का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। इंडक्टर की एनर्जी 1/2 L/I0 स्क्वायर होती है। ठीक है, पावर डिसिपेटेड, सर्किट अगर रेजोनेंस की कंडीशन में होगा तो पावर किसके अक्रॉस डिसिपेट होगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर, पावर नहीं एनर्जी आना चाहिए बच्चों, एनर्जी। ठीक है, यहाँ फिर करेक्शन कर लो भाई, एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर, वो कितना होगा, पावर इनटू में टाइम होगा। पावर कितनी होगी, IRMS का स्क्वायर इनटू में R, अभी करा है हम लोगों ने, इनटू में टाइम। IRMS को क्या लिख सकते हैं, I0 का स्क्वायर बाई 2 इंटू में R इंटू में T। ठीक है, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दें, तो Q इज इक्वल टू 2 पाई, Q इज इक्वल टू 2 पाई 1/2 L/I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 I0 स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, I0 से I0 कैंसिल, तो Q हो गया 2 पाई अपॉन में T इंटू में L/R। रेजोनेंस कंडीशन में ये ओमेगा R हो जाएगा, L/R, और Q इज इक्वल टू ओमेगा R हमारे पास पता है रूट LC इंटू में L/R होता है, और Q इज इक्वल टू 1/R रूट L/C हम लोगों को फिर से मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि क्वालिटी फैक्टर के लिए कुछ बहुत सारे मेथड हैं, 2-3 अप्रोच हैं, कोई भी अप्रोच आप लोगों के लिए यूज़ करी जा सकती है क्वेश्चन के लिए। आईआईटी के अंदर ये पहली अप्रोच, दूसरी अप्रोच या तीसरी अप्रोच को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर हम लोग पूरा डेरिवेशन करके जाएंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फंडा समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन के ऊपर थे हम लोग, बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो हमें 800 हर्ट्ज दे दिया, हाफ पावर पॉइंट के ऊपर हमें दो फ्रीक्वेंसी और दे रखी है 745 और 855 हर्ट्ज, यानी कि F1 कितना हो गया 745 हर्ट्ज, F2 कितना हो गया 855 हर्ट्ज। कैलकुलेट द क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट एंड आल्सो द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हमें पता है कितना होगा, F2 माइनस F1 855 माइनस 745 110 आ गया, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्यू फैक्टर चाहिए, तो वो हो जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में F2 माइनस F1, तो 800 डिवाइडेड बाई 110, यानी कि 7.27 यहाँ पर हमें क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, फंडा समझ में आया आप लोगों के। आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे पावर फैक्टर इज 1/4। भाई पावर फैक्टर का मतलब यहाँ cos फाई होता है। cos फाई कब हो सकता है, प्योर रजिस्टर के केस में, प्योर इंडक्टर के केस में, प्योर कैपेसिटर, आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं। cos फाई होने का 1 होने का मतलब क्या है कि हमारा वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, यानी कि अगर आप लोगों ने फेजर डायग्राम बनाया है और फेजर डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि इस तरफ अगर हमारा वोल्टेज है तो इसी तरफ हमारा करंट भी, और ये पॉसिबल हमारा रजिस्टिव सर्किट के अंदर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, क्योंकि रजिस्टिव सर्किट के अंदर ही हमारा cos फाई 1 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। LCR सर्किट हम लोगों को दे रखा है, उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें 600 हर्ट्ज दे रखी है आप, ठीक है। और यहाँ पर F1 की वैल्यू हमें दे रखी है 6, F1 और F2 650 है तो F2 लिख दिया, और 550 है तो F1 550 हर्ट्ज। तो क्वालिटी फैक्टर हम लोगों ने निकालना है, तो FR अपॉन में F2 माइनस F1, ये हो गया 600 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस 650 माइनस 550, यानी कि 600 डिवाइडेड बाय 100, कट करके हमारे पास Q कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, ऑप्शन मैच करेंगे तो हमारा आंसर बी यहाँ पर मैच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है सर्किट दे रखे है, सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट कितना होगा। ठीक है, इन द फ्रीक्वेंसी द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, ओमेगा दे रखी है, द करंट इन द सर्किट विल बी। ठीक है, सर्किट में हमें ओमेगा दे रखा है और हमने करंट बताना है सर्किट के अंदर कितना होगा, इस चीज़ का हम लोगों ने पता करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 5.9 ओम, और इंडक्टेंस हमें दे रखी है 5 मिली हेनरी, यानी कि 10⁻³ हेनरी, और इसके साथ साथ हमें इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है वायर का 4 ओम है, और इसके अलावा कैपेसिटेंस दे रखा है 50 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अब हम इम्पीडेंस निकालना चाहते हैं। इम्पीडेंस के लिए सबसे पहले हमें एक्सेल पता होना चाहिए। एक्सेल क्या होगा ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 2000, एल की वैल्यू 5 × 10⁻³ 3 0 से 3 0 कट गया, यहाँ पे एक्सेल कितना आ गया 10 ओम। ठीक है, सेम एक्सी भी हम लोग निकाल सकते हैं 1/ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू 2000, सी का वैल्यू बच्चों यहाँ पर 50 और 10⁻⁻6 है तो ऊपर 10⁻6 हो गया। कट करने पर यहाँ पता चलता है ये भी कितना आता है 10, यानी कि एक्सी यहाँ पर कितना हो गया 10 ओम हो गया, यानी कि हमें पता चल रहा है एक्सएल और एक्सी दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। ये क्या है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है, तो हमारा सर्किट कैसा हो गया प्योर रजिस्टिव।
प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो हमने आर फाइंड आउट करना है, कितना होगा, तो आर कितना देखो 0.1 प्लस में 5.9 प्लस में 4, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम आ गई। तो करंट हम लोग निकाल सकते हैं, आई नोट कितना हो जाएगा ई बाय आर। ई की वैल्यू कितनी है बच्चों 20, आर कितना है 10, कट करने के बाद आई कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो अब हमारा जो ऑप्शन है वो मैच करते हैं, तो हमारा आंसर ए आएगा। ठीक है भाई, फंडा क्लियर है, समझ में आया? तो आप लोग कीजिएगा, कोई डाउट आ रहता है तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।